सत्यम ही लाश है, सत्यम ही लाश है। चल यहाँ से चल। रुकना, बड़ा खतरनाक आइडिया है हमारे दिमाग में। लाश को दिखा के गांव में इसका मेला लगाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, बहुत चिंता है। नहीं, चल यहाँ से। मेरी बात समझ, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ये जोखिम भरा वाला काम है, जिसको लाश है ना वही जाने। हमको लाश दिखा के पैसा नहीं कमाना। हम है ना, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर किसी को शक हो भी गया तो मुखौटा हटाकर कह देंगे देवी प्रकट होने वाली है, और फिर देखना पैसों की बरसात। पर अरे ज्यादा परपराओ मत, हाथ लगाओ जल्दी से। हाँ, एक बार पैसा लपेट लिया ना, फिर इस मूर्ति का विसर्जन कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, अब कलयुग में होगा भक्तों का कल्याण, सभी को मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, खुलेगा देवी मैया का नाम। सिर्फ 60 दिन, केवल 60 दिन में अवतारित होंगी देवी, स्वयं मूर्ति से अवतारित होंगी। सुनो सुनो सुनो, सबको मिलेगा अपनी समस्या का समाधान, कलयुग में होगा सबकी समस्या का समाधान। देवी मैया की, देवी मैया की। ये लो दादा आपकी चाय। वाह, बहुते बढ़िया चाय है। क्या बोला भैया? हाँ, अब तो पूरे ही भक्त बन गए हो, खूब पुण्य कमा रहे हो। किसी का कल्याण हो या ना हो, इनका तो हो रहा है। खूब नोट छान रहे हैं। भैया नोट तो पता नहीं, पर बदबू जरूर छान रहे। भाइयों, कल रात को माता रानी हमको दर्शन दिए हैं और एक ठो बात बोले हैं कि माता रानी आपकी निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न है, और साथ ही साथ आप लोगों के दुखों को देखते हुए बहुत दुखी भी है। माता रानी बहुत जल्द प्रकट होंगी आपकी दुविधाओं का नाश करने के लिए। तो माता रानी की, माता रानी की। तो भाइयों, अब आप लोग आइए और माता रानी की अर्जी लगाइए। देखिए, हमने आप लोगों के लिए माता रानी को 1000 के नाटों का माला चढ़ाया है। अब जो जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं जरूर चढ़ाऊंगा। माता रानी की, माता रानी की। ये हमारी तरफ ना भाई ना, हम कोई पंडित पुजारी तो है नहीं, हम तो माता रानी के सेवक हैं और पूरी जिंदगी माता रानी की सेवा में गुजारनी है। आपके चढ़ावे को तो हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे महाराज, काहे पंडित जी को पाप लगा रहे हैं? ये धान पेटी नहीं देख रहे हैं, इसमें चढ़ाइए ना। हाँ जाइए जाइए। अरे आप सब भी आइए, चढ़ावा लगाइए। आइए आइए आइए। माता रानी की, माता रानी की। जब कोई विश्वास की दुकान खोलकर बाजार लगाता है, उसका विज्ञापन करने के लिए गलियों में उतर आता है, तो यकीन मानिए कि वो विश्वास का सौदा कर रहा होता है, अंधविश्वास को बेच रहा होता है। अंधविश्वास के ऐसे व्यापार में ना तो कोई श्रद्धा होती है और ना ही कोई भक्ति, बस होता है तो सिर्फ पैसा। इसके पीछे मंशा सिर्फ एक ही होती है, झूठ की चाशनी को शहद बनाकर दिखाना और उसमें सीधे साधे लोगों को मक्खियों की तरह फंसाना। हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए। ये कौन सा सोना? किस सोने की बात कर रहे हो? लखनऊ की बस्ती में किसी की हैसियत है सोना चढ़ाने की? है साला सोना खुद हड़प जाओगे। बहानेबाजी मत कर, मत बोल मूर्ति हमको मिला था। हाँ मिला था तो का उखाड़ने लगे तुम? हाँ आइडिया तो हमारा था ना, तुम तो डर के कट रहे थे, बोले नहीं करते हैं, इसमें तो बड़ा जोखिम है। ये देखो, ये हम थे जो दिए ई माल कमा के माला माल होने का आइडिया।
ये ब्रेन की कोनो कीमत है कि नहीं? लटखोर, तू जानता नहीं हमको। 2 घंटे में ना तुम्हारा सारा खेल खत्म कर देंगे, बता देंगे पूरी दुनिया को। अरे धमकी मत दो, छोड़ो हमरा कॉलर। हेलो दरोगा बाबू, ये सब क्या है गुप्ता? यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरा पंडाल खाली है। लेकिन सर फोन करने वाले ने यही जगह बताई, कोई चाय वाला। बोलो से। साले ससुरा मिलिएगा हमका, फिर बता देते हैं। मालिक हम बोला, हम ही ने आपको फोन किया था। तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो सत्यम और शंभू ने, उन दोनों ने हमको यहाँ फोन करते हुए सुन लिया और मूर्ति लेके भाग गए। मूर्ति लेके भाग गए? पर क्यों? वो तो पता नहीं, लेकिन मालिक मूर्ति में से बहुत बदबू आती थी, शायद इसी वजह से लेके भागे होंगे। मूर्ति में से बदबू आती थी? हाँ। गुप्ता, इन दोनों को ढूंढो, और हाँ इस मूर्ति को भी। चल। गुप्ता, तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ सर, यहाँ के मछुआरों से पता चला। आराम से, आराम से, आराम से खींचो। सर, इस मूर्ति में से किसी औरत के बात निकल रहे हैं। माय गॉड, किसी औरत को मार के उसकी मूर्ति बना दी है। भोला, तुम इसी मूर्ति की बात कर रहे थे? हाँ मालिक, यही तो है देवी माँ की मूर्ति। गुप्ता, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो, ध्यान से और बहुत आराम से। चल। और हाँ, अब तक आप लोग देवी समझ के जिसकी पूजा कर रहे थे, देवी मैया के, वो देवी उवी नहीं है, लाश है, डेड बॉडी। अब जरा सोच के बताइए कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते में इस गांव से या इस गांव के आसपास के इलाके से कोई औरत लापता हुई है? अच्छा, इस गांव में और गांव के आसपास के एरिया में मूर्ति कौन बनाता है, यह भी नहीं मालूम। अच्छा भोला, ये सत्यम और शंभू मेला लगाने के अलावा और क्या काम करते हैं? मालिक ये शंभू तो फेरी वाला है, बच्चों का फ्रॉक सब बेचने का काम करता है, और ये सत्यम ब्लॉक में सरकारी कागज बनाने का दलाली करता है। गुप्ता, एक काम करो, जिस भी गांव वाले के फोन में सत्यम, शंभू या मूर्ति की फोटो मिले, उसे एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर लो। चल। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी किसी देवी की मूर्ति के अंदर लाश मिल सकती है। इस खबर ने लोगों के विश्वास की बुनियाद हिला दी थी, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए मूर्ति महज एक जरिया थी, या फिर किसी लावारिस लाश को उठाकर मूर्ति में डाल दिया गया था ताकि देवी के प्रकट होने की बात फैलाकर लोगों से पैसा ऐंठा जा सके? पुलिस के सामने ऐसे कई सवाल थे और वो जुटी थी शंभू और सत्यम की तलाश में। जी जी सर, ओके सर, यस। मिश्रा, ये केस जितना सीधा दिख रहा उतना है नहीं। अपने लाइफ में मैंने बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन पीओपी में लाश मिलना मैंने पहली बार देखा। ये केस बहुत पेचीदा और सेंसिटिव है। धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। इससे पहले लोगों का गुस्सा बढ़ के हमें उन्हें पकड़ना होगा। यस सर। मिश्रा, मुझे तुम्हारी एफिशिएंसी पर पूरा भरोसा है। पूरी ताकत लगा दो कि मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए। सर आप बिल्कुल चिंता न करें, दिन रात एक कर देंगे हम। घर का कोना कोना छान मारो। सर। जी सर।
कुछ मिला? नहीं सर। चलो सर, अंदर बिस्तर, बर्तन और कपड़ों के अलावा कुछ खास मिला नहीं। चलो सर। ढूंढो। सर। सर, यहां भी कुछ नहीं मिला। सर, उन दोनों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। दोनों की फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन भेज दिए और सभी खबरियों को भी काम पे लगाया। पिछले 2 या 3 महीने में किसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट है कि ये भी चेक करने के लिए कहा है। गुड। देखो गुप्ता, इस केस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर, हो सकता है सत्यम और शंभू ने किसी का मर्डर किया हो और लाश को ठिकाने लगाने के लिए पीओपी की मूर्ति का रूप देती हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मर्डर इन दोनों ने किया है तो मर्डर करने के बाद इन दोनों ने मेला क्यों लगाया? अच्छा, क्या तुम वही रुको? सर, नारायण चक गांव के बाहर एक झोपड़े में सत्यम को देखा गया। गाड़ी निकाल। तू यहां बाहर नजर रख। चलो। सर आइए जल्दी। बिल्कुल चुप। पहले मर्डर करता है, उसके बाद मेला लगाता है और अब यहाँ छुप के बैठा है। साहब कोई मर्डर नहीं किया। चल तुझे मेला दिखाता हूँ, लेके चलो इसे, चल। साहब आपको नहीं पता शंभू कहाँ पर है? हमने कोई मर्डर नहीं किया है। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो लाश कहाँ से आई और वो लाश मूर्ति में कैसे पहुंची। तुझे कुछ नहीं मालूम, अभी सब याद आ जाएगा। बोल शंभू कहाँ है? मैं बताता हूँ साहब, वो मूर्ति शंभू को मिली थी साहब, आपको कुछ नहीं पता। शंभू के गांव का पता और उसका फोन नंबर दोनों बता जल्दी। साहब शंभू बढ़ियापुर गांव का है साहब। फोन नंबर क्या उसका? नंबर क्या उसका? ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। गुप्ता काम करो, इस शंभू के सारे कॉल रिकॉर्ड्स बाहर निकालो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लोकेशन क्या थी पता करो। सर, मैं भी देखता हूं तेरा ये शंभू कब तक बिल में छुप के बैठा रहता है, समझा तू? सर, फोन के नेटवर्क डिटेल से पता चला कि शंभू यहां से भागकर पास के गांव गया, जहां उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके 1 घंटे बाद बेहता स्टेशन के पास उसका फोन फिर से एक्टिव हो गया। यानी कि ट्रेन पकड़ के भाग गया। गुप्ता काम करो, सबसे पहले ट्रेन की टाइमिंग पता करो और उसके बाद शंभू के गांव और घर के बाहर 2 कांस्टेबल तैनात कर दो। देखता हूं भाग के कहां जाता है। शंभू रुक, रुक। इधर नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। कुछ नहीं किया। ए पकड़, क्या इसमें? ए चेक कर इसको। सच बोल रहे साहब, हम कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब। चल, ए उठा इसको, ए चल। साहब कुछ नहीं किया। साहब कुछ नहीं किया साहब। आपने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा? तू ऐसे नहीं बोल। कुत्ता बोल, सब बता दे साहब। हम कबूल करते थे साहब। हम मूर्ति का इस्तेमाल करके लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते थे साहब। सत्यम उस दिन चढ़ावे के बंटवारे में बेईमानी करने लगा था साहब। हमारा झगड़ा हो गया, भोला ने सब कुछ देख लिया और बात आप तक पहुंच गई। और इस काम के लिए तुमने किसकी आहुति दी? साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। सब वो आरा का होलसेलर है, वहां से माल लेकर लौट रहे थे साहब। ये सत्यम भी कोनो काम से
लौट रहा था साहब। साहब कसम से बहुत जोर का लगा था साहब। रामपुर के पास हमने बस रुक पाई और सब हम पेशाब करने के लिए उतरे थे साहब। यार इतना लंबा सफर, साला अब जाके बस रोका है। सब झाड़ियों के किनारे हमने मूर्ति देखा था। सत्यम, वो क्या है? बहुत सुंदर था साहब। सत्यम की लाश है। तब सब हमें पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक लाश है। तब हम तो बहुत डर गए थे। क्यों बे? तुमको हमारी शक्ल पे लिखा है कि हम पखलौल हैं, कि तुम कोई भी कहानी बनाओगे और हम मान जाएंगे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच सच बोल। सच बोल, वरना यही पुलिस स्टेशन में तेरी मूर्ति बना दूंगा। बोल, तुमने किसको मारा और मार के मूर्ति में डाल दिया? बोल। साहब हम सच्ची सच्ची कह रहे हैं। आपको नहीं मालूम था उसमें किसका लाश है। साहब हमारा मत मारा गया था, लोग ने आगे मूर्ति को उठा लाए थे साहब। कोई लीड? अब तक तो नहीं सर। हमने सत्यम और शंभू से काफी पूछताछ की, लेकिन अब तक कोई खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है सर। अगर लाश रामनगर के उस तालाब के पास मिली है तो वो लड़की आसपास के किसी गांव में ही रहती होगी। एक काम करो मिश्रा सर, आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक करो कि किसी लेडी की मिसिंग रिपोर्ट आई है क्या। अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, एक एक गांव को छान मारो। श्योर सर। अगर सत्यम और शंभू सच कह रहे थे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि आस्था का ऐसा व्यापार सबसे आसान होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो, मेहनत जीरो और रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं। इस व्यापार में लोग आकर प्रणाम करते हैं और पैसा देकर चले जाते हैं, और उन पैसों के बदले में उन्हें कुछ देने की भी जरूरत नहीं होती। शायद इसीलिए शंभू और सत्यम ने वो मूर्ति उठाकर मेला लगा लिया था। लेकिन पुलिस की मुश्किलें डबल हो गई थी। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि ये लाश किसकी। उनके पास ना तो आइडेंटिफिकेशन का कोई जरिया था और ना ही आगे की कोई लीड। डॉक्टर साहब क्या पता चला? प्लीज बैठिए बैठिए। जी, मूर्ति से बॉडी किसी औरत की मिली है। एज करीब 30 के आसपास की होगी। उस औरत को पहले किसी ने मारा, फिर पीओपी लगाया है। बॉडी कितनी पुरानी? 2 से 3 हफ्ते पहले मारा गया। और मौत का कारण? उसके सर पे किसी हैवी चीज से वार किया गया है, या फिर उसके सर को बार बार दीवार पे या जमीन पे मारा गया है। उसकी बॉडी से ये सोने की बाली मिली। जब लोग गुमराह करते हैं तो बेजान चीजें राह दिखाती हैं। जी सर। ये बालियां बताएंगी कि इसे किसने खरीदा है। हर दुकान पर दस्तक दो, खोद निकालो जुर्म की जड़ को। हाँ सर, ये बाली हमारे यहाँ की है। खरीदी किसने थी? कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? जरूर होगा सर, 1 मिनट दीजिए। हाँ सर, ये 4 महीने पहले एक ये जगन सिंह नाम के आदमी ने खरीदी है। जगन सिंह, जगन नौटंकी मंडल। ठीक है, तुम वही रुको। सर, खबरी ने बताया कि नौटंकी का मालिक जगन अभी वही है। तारका सुरकावर नाम की किसी नौटंकी की ड्रेस रिहर्सल कर। सर, उसने और एक बात बताई, उसकी बीवी कविता 1 महीने से किसी को भी दिखी नहीं। हमें छोड़ दीजिए, तेरा बात तो निश्चित है। पीछे देख, पुलिस। आप तो तेरा बात एकदम निश्चित है। बस बस हो गया तुम्हारा। हम भी यहां पे एक असुर को ही ताड़ने आए। जगन कौन है? मैं हूं साहब। आओ जरा, तुमसे पूछताछ करनी है। आओ। जगन, तेरी पत्नी कविता कहाँ है? सर, तीरथ पे गई। हम यहाँ तेरी नौटंकी सुनने नहीं आए हैं, सच सुनने आए हैं। तुझे क्या लगा कि तू अपनी ही पत्नी का मर्डर करके हमको नौटंकी दिखाता रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा? क्या कह रहे हैं सर? कविता का खून? नाटक मत कर। हमने नहीं मारा सर। सर, हमें तो पता ही नहीं उसका कत्ल हो गया। तेरी पत्नी इतने दिनों से गायब है और तूने अब तक उसकी मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई। सर, वो मुझको बोल के गई थी तीरथ पे जा रही है।
सर किसी ने बोल दिया कि फोन फट जाता है, तो उसने कभी डर के हमारे फोन को हाथ भी नहीं लगाया, कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। आप बताइए सर, मेरी क्या गलती है? मुझे कैसे पता होगा कहाँ है, किस हाल में? अच्छा, 15 से 20 मार्च के बीच तो कहाँ था? सर मैं बनारस में था, मौसी के यहाँ पे। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मौसी के पास बनारस में? नंबर निकाल। गुप्ता देखो बात करके। नंबर लगा। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। नहीं लग रहा सर। तेरे घर में तेरे किन दोस्तों का आना जाना है? तेरी पत्नी का किसके साथ उठना बैठना मिलना जुलना था? मुझे उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए। कुछ औरतें आती थी और मनोज और रितेश आते थे। मनोज और रितेश कौन है? सर मंडली के लड़के। जगन के घर तुम्हारा इतना आना जाना क्यों था? मालिक, जगन दोस्त है हमारा, तो दोस्ती खातिर चाय चूय पीने को जाना आना होता था बस। और ये कविता, ये कैसी औरत थी? साहब बहुत नेक दिल औरत थी, और हमारी तो बहन जैसी थी। बहन? जी सर, कविता हमारी एकदम बहन की तरह थी। अच्छा एक तो बात बताओ कि जगन के थिएटर में तुम क्या करते हो? सर हम उसका बैक स्टेज का सारा काम देखते हैं। बैक स्टेज? जी। मतलब कि प्रॉपर्टी हुई, मूर्ति हुई, मुखौटा हुआ, ये सब संभालते हो ना? जी सर, और मुखौटा और मूर्ति का काम जगन खुदे देखते हैं। अच्छा तुम लोग तो कलाकार आदमी हो, तो पेंटिंग उंटिंग तो आराम से बना लेते होगे। मेरा मतलब है कि मूर्ति हुआ, मुखौटा, ये सब बनाना तो तुम लोग के बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं सर, हम इतना बड़ा कलाकार थोड़े ना है। अच्छा मर्डर उर्डर तो आराम से कर ही लेते होगे। सर पता नहीं आप कहाँ जानना चाहते हैं, लेकिन कविता बहन के मौत के साथ हमारा कोनो ताल्लुकात नहीं है। ठीक है जाओ। गुप्ता तुम लोग नीचे तलाशी लो, मैं ऊपर देखता हूं। चल ऊपर दिखा। क्या बे, तेरी बीवी का परमानेंटली जाने का प्रोग्राम था क्या? तेरे घर में तेरी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है। सर कुछ दिन पहले से पेस्ट कंट्रोल करवाया था, सारे कपड़ों में बदबू थी, इसीलिए धोबी को दे दिया। तेरा पूरा खेल मेरी समझ में आ रहा है। तेरी बीवी इतने दिनों से गायब है और तूने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी का एक भी कपड़ा नहीं है और तुम कहते हो कि धोबी के पास है। अब अगर मैं धोबी के पास जाऊंगा तो वो मुझे किसी के भी कपड़े दिखा के बोल देगा कि तुम्हारी बीवी के कपड़े हैं, है ना? अबे मर्डर की प्लानिंग बहुत अच्छी की तूने, एकदम तुम्हारी नौटंकी की कहानी की तरह। लेकिन तू एक बात भूल गया जगन, अगर तेरी नौटंकी की कहानी में मुझ जैसा एक कैरेक्टर होता ना तो तू ऐसा गुनाह कभी नहीं कर पाता। पुलिस को जगन का कैरेक्टर शुरू से ही संदेशपद लग रहा था। कोई अपनी पत्नी से 1 महीने तक बिना संपर्क के कैसे रह सकता है? तो क्या जगन झूठ बोल रहा था? और अगर वो झूठ बोल रहा था तो क्या उसी ने अपनी पत्नी कविता का खून किया था? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा था तो जगन और कविता का रिश्ता बड़ा ही विचित्र था। सर सभी से पूछताछ कर ली, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन ये मनोज और रितेश अचानक से गायब हो गए। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ है। क्या? एक काम करो गुप्ता, पूरी फोर्स लगा दो, इन दोनों को फटाफट ढूंढो, और हाँ इन दोनों का नंबर भी सर्वेलेंस पे डाल दो। सर सर अभी अभी पता चला कि मनोज का फोन फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन सिम किसी और के नाम पे है। कहां पे हुआ है? करवा में। गुप्ता काम करो, करवा पुलिस को हमारे आने की खबर दे दो, और हाँ उनसे कहना कि हमसे कोऑर्डिनेट जरूर करते रहे। सर कौन सा? हाँ ये बंदा। उठ। तू कौन है? जी बोलिए साहब। पक्का यही नंबर ट्रैक हुआ है? हाँ सर ये नंबर। फोन दिखा। ये फोन कहां से मिला तुझे?
जी साहब, यहीं के पास की दुकान से सेकंड हैंड में खरीदा है। चल बता कौन सी दुकान से लिया, चल लेके चलो इसे। सर ये एक आदमी बेच के गया था। इस तस्वीर को देखो, क्या इसी आदमी ने बेचा था? हाँ सर यही था। कुछ अंदाजा है कि ये आदमी इस समय कहां मिलेगा? सर उसका तो नहीं पता। तुमको उसके बारे में कोई भी खबर मिलती है सीधा मेरे को फोन कर। जा। जी सर। क्या अपडेट है मिश्रा? सर मनोज का फोन ट्रैक तो कर लिया है, लेकिन मनोज ने फोन किसी और को बेच दिया सर। मिश्रा, आजकल फोन की लत ऐसी है कि दिल धड़कना बंद हो जाए लेकिन फोन बजना बंद नहीं होता। अगर उसने पुराना फोन बेचा है तो जाहिर है नया मोबाइल और सिम कार्ड भी खरीदा होगा। पैसे तो थे उसके पास, क्योंकि उसने कविता की लाश से गहने नहीं निकाले थे। ऐसा करो, 50-60 किलोमीटर के आसपास जितने भी गांव हैं जहां मोबाइल और सिम कार्ड की शॉप है, वहां से सिम कार्ड के नए एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करो और एक एक फॉर्म को चेक करो। सर आपका शक सही निकला। मनोज ने पास ही के कस्बे से नया सेलफोन और सिम कार्ड खरीदा। ये उसकी डिटेल्स है। वेरी गुड। कुछ और मिला? हाँ सर, साइबर सेल को मनोज के पुराने फोन में से एक डिलीटेड वीडियो के ट्रेसेस मिले। वो उसे रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। गुड। गुप्ता काम करो, इस मनोज का फोन भी सर्वेलेंस पे डालो। सर। पुलिस मनोज और रितेश को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, पर क्या ये कोशिश रंग लाएगी? कहां भाग रहा है बे? कहां भाग रहा है? पकड़ो, लेके चलो इसे। बस साहब, बस साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने को तक नहीं मारा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? अपना फोन क्यों बेचा और एकदम से नंबर क्यों ऑफ कर दिया? साहब गाय मारे की कविता को तो अपनी बहन जैसी थी साहब। बहन जैसी? अरे साहब हम क्या बताएं, उस कविता का ना चरित्र कोनो ठीक नहीं था। बहुत सारे चक्कर थे उसके, और ये बात उसके पति को भी पता था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। क्या कविता के गैर मर्दों के साथ संबंध थे? और क्या ये बात जगन को पता थी और उसी ने कविता का खून कर दिया? पुलिस पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। सर इसके छज्जे पे मिला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे उस मूर्ति पे था। अच्छा, तो तूने अपनी बीवी को मारकर उसकी मूर्ति बना दी और भी लोगों को मारकर उनकी मूर्ति बनाकर विसर्जन करने का इरादा था तेरा? नहीं सर। बोल और किसको मारने की प्लानिंग कर रहा था? बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, ऐसे मार्क्स और भी खरीदे मैंने। तुझे क्या लगता है हम क्या झुबरी तलैया से हैं जो हमें बेवकूफ बना रहा है? बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, और भी 2 मास्क रिहर्सल हॉल में रखे हैं सर। रिहर्सल हॉल में रखे हैं? चल दिखा, चल। अरे देखना यार उस वाले में, देख जाके तो देख नीचे वाले। कहाँ गया यार मास्क? अरे मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ यहाँ पर नाम का इंचार्ज हूँ। कोई भी आता है सामान लेकर चला जाता है और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करता सर। चल वहां देख। हाँ देखता हूँ मैं। सर एक मास्क मिला है, एक नहीं मिल रहा सर। तेरी माँ का कॉस्ट्यूम भी गायब है। हमारे साथ नौटंकी करके हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता, इन दोनों को हवाला लेके चलो। चलो। हमने कुछ नहीं किया सर। अरे यूपी हिले, बलिया हिले, पटना हिले ला। भैया कुछ खाए कोएगा? जाओ किचू खाए के। बहुत गर्मी है भाई।
क्या तुम वही रुको। ये रहा। ले चलो इसे। सर हम कुछ नहीं किए सर। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बोल दे। अरे सर हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया, अभी बताएगा तू। अरे सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया है? हम कुछ नहीं किया। अरे सर हम कुछ नहीं किया। कुछ नहीं सर, सच बोल रहे हैं सर। चुप। अब सुन मेरी बात, मनोज ने सच बक दिया है। अब ये कुछ नहीं किया बंद कर और सच बोल। बोल। सच बोल रहे सर, हम कुछ नहीं किए हैं। क्या मनोज और रितेश ही कविता के असली कातिल हैं? या कविता का पति जगन है उसका असली हत्यारा? पुलिस को जगन पर शक तो था, लेकिन वो पुख्ता सबूत ढूंढ रही थी। और तभी हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ओके सर। फोरेंसिक लैब से फोन था, मोबाइल की वीडियो रिकवर हो गई। गुड। बहन जैसी थी। सब ये वीडियो तुम्हारे फोन में कहां से आया? बोल। सब हम कोई कत्ल नहीं किए सब। हम बस रितेश के साथ दिए थे साहब। रितेश का साथ दिया था? क्या साथ दिया? क्या साथ दिया रितेश का तुमने? कविता बहुत खूबसूरत थी साहब, इसीलिए रितेश हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। सब पसंद हम भी करते थे, लेकिन हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की। लेकिन रितेश साहब पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था, एकदम पागल ही था साहब। हमेशा उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था। और एक दिन साहब वो कविता को बाजार में अकेले पकड़ लिया और अपने दिल का बात कह दिया। अरे कविता भौजी, प्रणाम। रितेश तुम यहाँ पे? वो कहा है ना कि आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे भौजी वो कहा है ना कि आप हमको बहुत अच्छी लगती हैं और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, पगला गए हो तुम? तुम्हें दिखता नहीं हम शादीशुदा हैं? तुम्हारे भैया का पता चलेगा ना, खूब मारेंगे तुमको। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार समझिए तो। खाली ये कविता अपने आप को समझती का है, सबके सामने हमको थप्पड़ मारी है ना, छोड़ेंगे नहीं ससुरी को। अरे दूर रहे मर्दे। अरे काहे इतना सोच रहे हो, जाने दो ना। काहे बे, तुमको भी तो में बहुत इंटरेस्ट है ना? पागल हो गए क्या? कुछ भी बोल रहे हो तुम तो। अरे राजा झूठ मत बोल। अच्छा सुन, हमारा पास एगो प्लान है जिससे हम दोनों के साथ मजा कर सकते हैं। ऐ, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। देखो भाई, हमको तो कोई लफड़ा में नहीं पड़ना। अरे कोनो लफड़ा नहीं होगा, तो हमारा बात सुन। भाभी नमस्ते। तुम दोनों यहाँ पे? वो भाभी हम ना मामा बन गए, तो सबको मिठाई देने जा रहे थे, सोचा आपको भी देते चले। भाभी आप अंदर नहीं बुलाएंगे? आओ। भाभी
आज हम बहुते खुश। लीजिए पेड़ा खाइए। रिहर्सल कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ठीक चल रहा है भाभी। शुरू में तो बहुत ही चुप थी, बाद में उल्टा हमी को धमकाने लगी। हम डर गए थे सर। फिर एक दिन जगन आपका मंडली वाले लोग भोपाल जा रहे थे परफॉर्मेंस देने के लिए। फिर हम बीमारी का बहाना लेके वही रुक गए। फिर बाद में हम कविता के लैंडलाइन पे फोन करके उनको रिहर्सल हॉल में बुलाए फुटेज देने के बहाने। बाद में पता चला कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रही थी। उसके बावजूद वो हमसे मिलने आई। हमको हमारा वीडियो दो। अरे दे देंगे, इतना काहे उकता रही हो? देख रितेश, बहुत हो गया अब। हाँ, हमको हमारा वीडियो दो अभी के अभी, वरना हम पति और पुलिस दोनों को बता देंगे। सनी, धमकी दे रही है हमको, धमकी दे रही है। अभी तेरा सारा वीडियो ना लेके हर जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तुमको जिसको भेजना है ना भेजो। हमारा पति क्या कहता है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुझ जैसे नीच को ना तुम्हारी हैसियत ना दिखा के रहेंगे, देखना। अरे अच्छा सुन 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 सुन, ले ले पकड़, अपना वीडियो पकड़, ठीक है? ये वीडियो तो हमको मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। तुम्हें बहुत शौक है ना औरतों की इज्जत के साथ खेलने का। अब तुम्हें हम ऐसी सजा दिलवाएंगे ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। रितेश, क्या हुआ? तबीयत खराब है का? नहीं। और ये मूर्ति कहाँ से आई है? मूर्ति नहीं है, कविता है। क्या बकवास कर रहे थे? देखेगा। हाँ, सर माफ करो सर। दोस्त बोलता है अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुझे। सबसे पहले अपने दोस्त की पत्नी की इज्जत पे हाथ डालता है, बाद में उसी की जान ले लेता है, और जान लेने के बाद उसकी मूर्ति बना के उसे सड़ने के लिए फेंक देता है। तो जैसे घटिया और घिनौने आदमी को जितनी सजा दी जाए वो कम है। देखिए सर, लाश तो पूरी सड़ चुकी है, हड्डियां तक छूट रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास का पूरा एरिया सर्च करो। ओके सर। लाश करीब 4 से 4.5 महीने पुरानी है। लड़की का कद 5 फीट 7 इंच है और उम्र 22 से 23 के बीच। मौत की वजह? पहले सर पे किसी रोड से वार किया गया था, स्कल टूटी हुई है और उसके बाद गला घोटकर मर्डर किया गया। स्ट्रैंगुलेशन के मार्क्स हैं गले पर।
डेड बॉडी के साथ किसी ने बलात्कार किया है। आप श्योर हैं इस बात को लेकर? जी हाँ, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पे जो हमें इंजरीज मिली है वो एंटीमोर्टम नहीं, पोस्टमार्टम है। सीमेन डिपॉजिट के ट्रेसेस बाहर प्राइवेट पार्ट पर ही है, यानी सीमेन यूट्रस तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तब तक तो सेल्स डेड हो गए थे। नमस्कार, आज क्राइम पेट्रोल डायल 100 के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं पुंसिया बाजतपुर बिहार में हुए एक घिनौने अपराध की दास्तान। एक 22-23 साल की लड़की की लाश पुलिस को मिली और प्राथमिक जांच से पता चला कि पहले उस लड़की की हत्या की गई और फिर उसके साथ बलात्कार। कोई अपराधी इतना अधम कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? लाश को ना तो अभी कोई नाम मिला था और ना ही उसकी पहचान हो पाई थी। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशन से 4-5 महीने पहले की मिसिंग रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी। सर, सभी पुलिस स्टेशन और थानों से मिसिंग रिपोर्ट हासिल कर ली है। सर, मार्च 2015 से अप्रैल 2015 तक कुल 72 लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। इसमें से 17 लड़कियां वापस आ गई थी, लेकिन 4 का मर्डर हो गया था और उन चारों के हत्यारों के ऊपर केस चल रहा है। सर, ये फाइल। लतिका, तुम्हारी हाइट कितनी? 5.3। और पाठक तुम्हारी? सर, 6 फीट। तुम्हारी पत्नी की? तकरीबन 5 फीट 3 इंच। पाठक, जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है उसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच और हमारे यहाँ इतने ऊंचे कद की लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। पाठक, एक काम करो, जिन लड़कियों की मिसिंग केस की फाइल अभी तक क्लोज नहीं हुई है उनके परिवारों से पता करो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट लगभग इतनी है। सिर्फ उन्हीं परिवारों को शिनाख्त के लिए बुलाओ। मुझे लगता है अब इस लड़की का कद ही इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। लाश काफी गल चुकी थी और अब उसकी पहचान हो पाना मुश्किल था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि लड़की की मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाई गई हो, इसलिए उन्होंने खबरियों के नेटवर्क को काम पर लगा दिया। 5 गांव से 5 लड़कियों के गुमशुदा होने की खबर मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लड़कियों का कद लाश से मैच करता था। अब जांच का दायरा सिमट कर उन 3 परिवारों तक आ पहुंचा था। क्या उनमें से कोई शिनाख्त कर पाएगा इस लाश की? ये चूड़ियां हमें लाश के हाथों से मिली थी। आप पहचानते हैं इसे? आपकी बेटी की है? नहीं साहब, न तो ये चूड़ियां हमारी बिटिया के हैं और न ये लाश। नहीं साहब, हमारी बहन लंबी जरूर थी पर ये नहीं हो सकती। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। वो तीसरी फैमिली का क्या हुआ? सर, तीसरी फैमिली एक ड्राइवर की है, नाम है फिरोज। उसकी बीवी लापता है, अभी पटना गया हुआ है, देर रात तक लौटेगा, कल सुबह तक थाने आ जाएगा। नाम क्या है इसका? पता नहीं साहब। तेरी बीवी का जो लापता है? साहब, यू नहीं है। अबे, तेरी बीवी का कोई नाम था कि नहीं? फरीदा। कद? इतना होगा साहब, लेकिन ये सब काहे पूछ रहे हैं आप लोग? 4 महीने से लापता है ना तेरी बीवी? हाँ साहब, लेकिन वो लापता नहीं है, भाग गई किसी दूसरे मर्द के साथ। अरे हमारे लिए तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमें छोड़ के गई वो। अब उसके अम्मी अब्बू जाने और ऊ जाने, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें माफ कीजिए। कहाँ रहते हैं उसके माँ बाप? यहीं कटोरिया गांव में। और सुन, जब जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे। ठीक है साहब। पाठक। सर। फिरोज के ससुराल वालों को बुलाकर लाश दिखाओ। मुझे लगता है अब यही फैमिली हमें मुजरिम तक पहुंचाएगी। सर। सर, मुन्ना। हमने सुना है आपकी बेटी लापता है। आपकी बेटी लंबी थी, लगभग उसी कद की एक लड़की की सड़ी हुई लाश मिली है हमें। हमारी बेटी नहीं होगी साहब। बिना लाश को देखे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बेटी नहीं है? आओ। इस लाश की हाइट तकरीबन 5 फीट 7 इंच है। आपकी बेटी की हाइट भी इतनी थी ना? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब, कैसे पहचाने हम इसको? आप इन चूड़ियों को पहचानती हैं? नहीं। ठीक है, आप दोनों बाहर बैठिए। पाठक। सर। इन दोनों को लैब लेके जाओ, इनका डीएनए सैंपल लो
और लाश के डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, ये लाश जिस बोरी में मिली थी उसके ऊपर एक मार्क था, वो भी पता करो आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं। सर, हेलो सर, उस लाश का डीएनए मुन्ना बाबू और रज्जो का डीएनए से मैच हो गया। मतलब लाश फरीदा की है? जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। पाठक सर, फरीदा की दोनों फैमिलीज को बुलाओ। अब इन दोनों फैमिलीज की कुंडली हमें खोलनी होगी। फरीदा और उसके शौहर के ताल्लुकात कैसे थे ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शौहर तो कह रहा है कि उसकी बीवी किसी के साथ भाग गई थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके साथ वो भागी थी उसी ने उसे मार दिया। हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ भागी थी तो कोई अपनी प्रेमिका को मारकर उसकी लाश के साथ रेप क्यों करेगा? अब इस केस को सुलझाने के दो ही रास्ते हो सकते हैं पाठक। पहला तो ये पता लगाना कि वाकई में फरीदा ऐसी थी जैसा उसका शौहर बता रहा है, और दूसरा उस क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझना जिसने ये घिनौना अपराध किया है। पाठक, लाश के साथ रेप हुआ है, ये क्रिमिनल नेक्रोफिलिक भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बोस की मदद लेनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम फिरोज के साथ तहकीकात शुरू करो, मैं डॉक्टर बोस को मिलकर आता हूं। सर, वेल, सिंस इट्स अ केस ऑफ डेड बॉडी रेप, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बैठो। एक तो ये कि शायद कोई आपसी दुश्मनी हो। इस लड़की की तस्वीर है कोई आपके पास? जी नहीं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि लड़की बेहद खूबसूरत होगी, और यह भी हो सकता है कि कोई उसे पाने की कोशिश करता रहो और अंत में कुछ हासिल होता नजर नहीं आया तो पहले उसने लड़की का मर्डर कर दिया और फिर रेप। कोई दिल जला आशिक ये क्राइम कर सकता है। डॉक्टर बोस, इस केस में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है, फिर भी हम इस एंगल के बारे में गौर जरूर करेंगे। कोई खूबसूरत लड़की अगर ना कहे तो मेल ईगो को चोट लगती है और वो ऐसी हरकत कर सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बेहद रेयर है। नेक्रोफीलिया। डॉक्टर बोस, मुझे नेक्रोफीलिया के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी चाहिए। नेक्रोफीलिया मतलब मेंटली इम्बैलेंस लोग जो सिर्फ डेड बॉडीज के साथ ही रेप करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में ज्यादातर औरतों से प्यार पाने की हिम्मत नहीं होती। अपीयरेंस से वो लोग शाय दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते, लेकिन अपनी शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वो लोग डेड बॉडीज की तलाश करते रहते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक नेक्रोफीलियाक्स। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर डेड बॉडीज को दफनाया नहीं जाता बल्कि जलाया जाता है। डॉक्टर बोस, ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की का खून किसी और ने किया हो और उसके बाद डेड बॉडी के साथ रेप किसी और ने किया हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको एक नहीं दो मुजरिमों को तलाशना होगा। लेकिन इस केस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है विक्टिम के बारे में जानना, विक्टिम की पर्सनालिटी के बारे में जानना, क्योंकि विक्टिम की हिस्ट्री ही आपको क्लू दे सकती है कि उसे किसने मारा होगा। इसका मतलब है हमें शुरुआत वहां से करनी होगी जहां से फरीदा की कहानी शुरू हुई, उसके अपने माता पिता के घर से भागने से। सर, फिरोज जो लाश तुम्हें दिखाई गई थी वो किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी फरीदा की है। और बड़ी हैरानी की बात है कि उसको मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप हुआ है। रेप हुआ है? तो नहीं तो होना ही था। अच्छा हुआ मर गई, जीते जी तो मार ही डाला था ना उसने हम लोगों को। कोई नहीं सोचा था कि वो ऐसी निकलेगी। फिरोज, तुम फरीदा को कब और कहां मिले थे? सर, एक दिन की बात है, हमारी गाड़ी खराब हो गई। हम कुछ मदद करें आपकी? अरे आप क्या मदद करेंगे हमारी? अरे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। क्या बात कर रही हैं? अब आप धक्का देंगी? अरे काहे हम धक्का नहीं लगा सकते? अरे लड़की है पर कमजोर नहीं। चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम धक्का लगाते हैं। देखते हैं। चलिए। 1 2 3।
देखा, निकल गई ना। भाई मान गए आपको। सुनिए, कहीं जाना है तो चलिए छोड़ दें। नहीं नहीं, रहने दीजिए। और वैसे भी देखिए ना, पाँव पूरे खराब हो गए, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अरे तो हमारे पैर में कौन सा गुलाब का पंखुड़ी जड़ा है? साहब का गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। अच्छा ठीक है, फिर चल लेते हम। बस साहब, उसमें कुछ बात तो थी कि हमारी गाड़ी के पहिए उसकी घर की ही तरफ घूमने लगे। हम दोनों मिलने लगे, इश्क हो गया था साहब उससे। एक दिन हम दोनों ने भाग कर निकाह कर लिया। हम दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। उसे अपनी लंबाई पे बहुत गुमान था। अरे फिरोज, हाँ सुनो तो, यहाँ हो ना। हुआ क्या? इतना काहे शर्मा रहे हो? हाँ, बीवी है हम तुम्हारी, कोई परोसन नहीं। अरे लेकिन काम का है। बस यहाँ खड़े रहो, काम कुछ भी नहीं है, चुपचाप खड़े रहो और निहारो कि तुम्हारी बीवी कैसे पंखा साफ करती है। जो काम हाथ छुप छुप के कर रहे हो ना, तो यहाँ पर करो। क्यों? हाय अल्लाह, ये तो देखा ही नहीं हमने। 1 फुट नाटे रह गए तुम हमसे। लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हें बचपन में दूध कम पिला रही। अच्छा जी, अभी बता। अरे नहीं, सुनो, अब बताओ, इसकी अम्मा ने कम दूध पिलाया? सिर्फ 2 इंच से चूक गए हम, वरना हमारे शौहर हमसे नाटे होते। गलत आदमी से दिल लगा बैठे ना। तुमने ना जरूर कोई चीटिंग की होगी हमारे साथ। चीटिंग तो वो कर रही थी हमारे साथ। घर वालों से लड़ाई लेके निकाह किए थे उसके साथ, अपनों से दुश्मनी मोल लिए थे। बदले में उसने कहा दिया धोखा, घर छोड़ के भाग गई किसी यार के साथ। फिरोज, क्या लगता है तुम्हें, किसके साथ भागी होगी तुम्हारी बीवी? पता नहीं साहब, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर चला रही थी। अरे हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिला के गई। अब कहां मुंह दिखाएंगे साथ वालों को? ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो। पाठक सर, इस फरीदा को समझने के लिए अब उसके माँ बाप से मिलना होगा, क्योंकि शायद उनसे मिलने के बाद इस किरदार का कोई दूसरा पहलू सामने आए। मुन्ना बाबू। हाँ साहब, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जो लाश आप लोगों ने देखी थी, उसका डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच हो गया है। इसका मतलब वो लाश फरीदा की ही थी। संभालिए अपने आप को। मुन्ना बाबू, हम आपकी बेटी के कातिल को ढूंढ रहे हैं और इस काम में हमें आपकी मदद चाहिए। हमने आपको पहले बताया नहीं, लेकिन आपकी बेटी का पहले कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश के साथ किसी ने जबरदस्ती की, बलात्कार किया उसके साथ। आपको किसी पर शक है? कोई अंदाजा है कौन हो सकता है जो आपकी बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं साहब, सच कहें तो हम हमारी बेटी के बारे में कभी समझ ही नहीं पाए। बड़ी उम्मीद थी उससे, किस बाप को नहीं होती, पर एक दिन वो भाग गई किसी के साथ। बाद में पता चला कि उसने शादी कर ली है। दोनों कहीं अलग रहने लगे। लड़के का नाम फिरोज था। फिर फिरोज के माँ बाप ने भी उन दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और फिरोज अपने खानदान के साथ ही रहने लगा। हमें लगा कि हमारी बिटिया खुश है वहां। ईद का मौका था, हम दोनों बिटिया की ससुराल गए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आपकी बेटी फिर से भाग गई। अरे वैसे भी आप लोगों को तो अपने आप पर फक्र होना चाहिए। अरे ऐसा क्या सिखाया है आप लोगों ने? ऐसे कौन सी परवरिश दी है अपनी बेटी को? कोई भी चाहने वाला मिला नहीं कि वो भाग जाती है। अरे फरीदा की अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं?
अरे खाइए, मिठाई खाइए। अरे अम्मी छोड़ो भी, जाने दो। छोड़ो क्या मुन्ना बाबू, आपने तो ऐसी बहू दी कि तमाशा देखने के लिए मेला जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको ही तमाशा बना के गई वो। ये ऐसे बुत बने क्या सुन रहे हैं? चलिए निकलिए, दफा होइए यहाँ से, चलिए उठिए। लड़की के माँ बाप थे हम, शर्म से सर झुकाकर लौटा। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब फरीदा आप लोगों के साथ यहाँ रहती थी शादी से पहले, तब उसका किसी के साथ कुछ? नहीं साहब, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। हाँ, वो बहुत हंसी मजाक करती थी। वो कद में लंबी थी ना, इसलिए जो भी लड़के उससे कद में छोटे थे ना, उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। पर हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। आपकी बेटी और फिरोज के बीच मोहब्बत थी, फिर उनकी शादी भी हो गई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि? एक तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा साहब, 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो भाग गई। आपके पास आपकी बेटी की कोई तस्वीर तो होगी? शुक्रिया। जैसा कि डॉक्टर बोस ने कहा था, लड़की वाकई खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये खूबसूरती ही इसकी दुश्मन बनी होगी। बहुत चाहने वाले होंगे इसके। सर कोई दिलजला आशिक भी तो हो सकता है इसके पीछे। इसके शौहर को जरूर पता होगा कि कौन इस पर मर मिटने को राजी था और कौन इसे मार के मिटाने को। पहली बार तो उसने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वही हमें बताएगा कि इसके कितने आशिक थे और कौन कौन था। फिरोज, ये तो तय है कि तुम्हारी बीवी का खून किसी दिलजले आशिक ने किया है। साहब कहा जाने कितने दिल जले आशिक थे उसके। अरे बच्चलन थी साहब, हम तो फंस गए उससे शादी करके। हमारे घर से ही भाग गई। भाग कर गई कहाँ थी और किसके साथ भागी थी? पता नहीं साहब, लेकिन आए दिन लोग उसको इधर उधर देखा करते थे उसके आशिकों के साथ। और ये आशिक था कौन? किसने देखा, कहाँ देखा? अभी 4-5 महीने पहले देखा गया था उसको उसके आशिक के साथ, यही कबीरपुर दरगाह पर। रघु भैया ने देखा था उसको, दौड़ के आया और हमको बताया, लेकिन जब तक हम लोग वहां जाते निकल चुके थे दोनों। रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। कहीं उसी की नजर तो नहीं थी फरीदा पर? अरे नहीं साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े भाई के जैसे हैं हमारे निकाह में बहुत मदद किए थे। पाठक, दरगाह पे जाके पता करो, पता तो चले ये सच बोल रहा है या झूठ। सर बाबा, इस लड़की को पहचानते हैं क्या? जी हाँ, बड़ी नेक लड़की है ये। अक्सर यहाँ आती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी। गरीबों को खाना खिलाती थी। पर पिछले 4-5 महीनों से तो मैंने उसे यहाँ देखा नहीं। पर हमारी जानकारी के हिसाब से तो वो यहाँ किसी के साथ आती थी। जी, अपने शोहर के साथ आती थी या फिर अकेले। इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यही तो उसका शोहर है, फिरोज नाम है इसका। अच्छा बाबा, कभी किसी और के साथ आई थी यहाँ? परवरदिगार की कसम, वो वैसी औरत नहीं थी, ये एकदम पाक दामन औरत है वो। शुक्रिया। सर ये फिरोज झूठ बोल रहा है। इसकी बीवी दरगाह तो जाती थी, लेकिन या तो इसके साथ या फिर अकेले, कभी किसी और के साथ नहीं गई सर। और सर 4 महीने से तो वो दरगाह गई नहीं। वे झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है तू। साहब हम काहे गुमराह करेंगे आपको? राजेश, रॉकी, सलीम, बबलू, समीर, इन सबके साथ चक्कर था उसका, और कहा जाने कितना चक्कर था। ये जिन लौड़ों के तूने नाम लिए हैं, कहाँ मिलेंगे? सर ये फिरोज कहीं हमें गोल गोल तो नहीं घुमा रहा? पाठक, एक औरत का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी के साथ रेप करने वाला आदमी कोई सिंपल आदमी तो नहीं होगा ना? सर आपका शक कहीं फिरोज पर तो नहीं? हाँ सर, उसके पास मोटिव है, वो उसका मर्डर कर सकता है, लेकिन लाश के साथ रेप? अगर मुजरिम कोई मानसिक रोगी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। सर लेकिन फिरोज का तो किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और वो 5 लोग, राजेश, सलीम, समीर, रॉकी और बबलू, देखते हैं अब इन 5 की कुंडली में क्या निकलता है। सर एक बात और, सर जिस बोरे में लाश मिली थी उसके डिटेल्स लेने के लिए मैंने मिश्रा जी को भेज दिया है।
रॉकी ना पत्ते वो तेरा पेरी करता है। चुप लोतले, हरदम रोते ही रहता है। अरे पुलिस साहब साहब, पत्ते खेल रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे हम लोग। सिखा मत। राजेश कौन है? ये सर। तूने फरीदा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? सब फरीदा भाभी को उनके घर पे। भाभी बोलता है, तेरा चक्कर था ना उसके साथ? अरे नहीं साहब, अम्मा कसम, हमने तो बस एक बार उनके हाथ की बनाई फिरनी खाई थी, बस उसके बाद तो मैंने देखा भी नहीं साहब। जब से वो गायब हुई तब से कहीं देखा? नहीं साहब, कहीं नहीं देखा। राजेश झूठ मत बोल, फिरोज ने हमें बताया कि तू उससे मिलता था। साहब वो झूठ बोल रहा है, सारा हमको वो। तुझी को क्यों फंसा रहा है? कोई तो वजह होगी ना। गायब होने से पहले उसको मैं फिरोज के साथ लड़ते हुए देखा था। हमारे वजह से घर में कौरा मचा है, हमारे वजह से? मत खुलाओ तुम हमारा। अरे तो तू ही बता ना, वही रात कव्वाली जाने के लिए क्यों मिली जब हम घर पे नहीं थे? किसके साथ गई थी तू? जब तुम साहब के साथ में गाड़ी लेकर जाते हो, रात कहाँ बिताते हो ना, एक मालूम नहीं है क्या हमें? अशफाक भाई सब किससे बताया तुम्हारे? हमारा हाथ मत लगाना हम पे। बाकी जनानियों की तरह कमजोर नहीं है हम। उस दिन किस तरह से फंसे हुए पहिए को निकाल लिया था ना, उसी तरह तुम्हारा हाथ उधर फेंक देंगे। एक दिन कव्वाली कहाँ चले गए तो क्या बच्चा हो गए क्या हम? अरे कुछ ना कुछ तो करती होगी ना तू, बार बार नाम काहे हो जाता है तुम्हारा? बस इतनी परेशानी है, इतना ही शक है तो काहे ना तलाक ले लेते हमसे? बबलू तू बता, क्या जानता है फरीदा और फिरोज के बारे में? पता नहीं साहब, वो लोग हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समीर कहाँ मिलेगा? समीर से पूछताछ करके कोई फायदा नहीं, वो तो कभी किसी औरत की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखता था। उसका किसी साथ क्या चक्कर होगा साहब? पाठक सर, समीर को उठा के लेकर आओ और इन सबका पार्सल थाने भिजवाओ। सर। सर ये है समीर। अपीयरेंस से वो लोग शायद दिखते हैं, औरतों से नजरें भी नहीं मिला सकते। पाठक इससे पूछताछ हम नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा सर? समीर, समीर नाम है ना तेरा? बैठ। मस्ताना लेडीज टेलर के यहाँ कटिंग का काम करते हो ना तुम? जी मैडम। फरीदा आती थी वहां? हाँ। नीचे क्या देख रहा है? नजरें मिलाकर बात कर। खूबसूरत थी ना वो? जी जी नहीं मैडम। खूबसूरत है, दिल तो आ ही गया होगा ना? जी मैडम, मेरा मतलब नहीं मैडम, बहुत डर लगता था, बहुत मजा करती थी। गुदगुदी होती थी अंदर? जी नहीं। अच्छी लगती थी? जी नहीं मैडम, अक्सर कपड़े सिलवाने आया करती थी तो नाप मुझे ही लेना पड़ता था। डॉक्टर बोस ने जैसा कहा था ये बिल्कुल वैसा ही है। और बहुत छेड़ती थी। एक दिन वो मेरे दुकान पर आई। अरे कैसे हो लाजू जी? अच्छा लाजू जी, अब एक काम करिए, फटाफट से हमारा माप ले लीजिए। वो कहा ना सलवार कमीज सिलवानी है। जी वो मास्टर जी नहीं है। अरे मास्टर जी नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना, जल्दी से माप ले लीजिए हमारा। वो आपने वो फिल्म देखी है जो नई आई है, ओ ऐश्वर्या राय की? हाँ, उसमें कैसी कुर्ती सिली है, बस डिट्टो ऐसी सिलवानी है हमें। अरे इतना कपकपा क्यों रहे हैं आपके हाथ? अच्छा अब छोड़िए, हम बताते हैं, लिखिए 36। क्या हुआ लाजू जी? जी वो आप लाजू जी मत बोला करिए, सब बाद में बहुत हंसते हैं। ओए होए, तो क्या छुई हुई बोले आपको? हाँ, आपकी ना शादी करवा देनी चाहिए। एक बार शादी हो जाएगी ना फिर सब सही हो जाएगा। वैसे लाजू जी, आपकी शादी लड़की से करवाएं या फिर? अच्छा ठीक है, लेकिन सिल के रखिएगा, मैं बाद में आती हूँ। इसलिए खून कर दिया तूने फरीदा का? खून? क्या कह रहे सब आप? भला मैं खून क्यों करूंगा? सिर्फ खून ही नहीं, खून करने के बाद लाश के साथ रेप किया तूने। रेप? हेलो, हाँ एक मिनट सर, मिश्रा जी का फोन। बोलिए मिश्रा जी।
ठीक है, हम आते हैं। लतिका, जब तक ये सच ना बोले अच्छे से मेजरमेंट लो इसका। कैदी की वर्दी सिलवानी है इसकी। यस सर। जी सर, ये बोरी तो हमारे क्या की है, लेकिन इसमें लाश कैसे आई ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुंसिया गांव से कोई आपकी बोरी खरीदता है? नहीं सर। पुंसिया का कोई आदमी यहाँ काम करता है? एक मिनट। हाँ, मंडल जरा अंदर आना। कोई बड़ा केस है साहब क्या? फुंसिया गांव से कोई हमारे यहाँ काम करता है क्या? सर वो अपना टेम्पो ड्राइवर रघु वहीं का है। ये रघु भैया कौन है? हमारे गांव में रहते हैं। बुलाओ उसे। सर 2-3 दिन से छुट्टी पे, बीमार है। उसका नंबर और एड्रेस दीजिए, पर याद रहे उसे बताना मत, समझ गए ना? रघु जिस पर फिरोज को बेहद भरोसा था, उसकी क्या भूमिका थी इस जुर्म में? क्या वो शामिल था, या फिर उसे भी इस जुर्म की कहानी लिखने वालों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाकर खड़ा कर दिया था? शक के घेरे में एक मासूम सा दिखने वाला समीर भी था, जिसे पुलिस नेक्रोफिलिक यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला मान रही थी। क्या वो सकुचा सा, सहमा सा मासूम युवक वाकई इस जुर्म का सूत्रधार था? और क्या क्या किया रघु ने तेरे लिए? सिर्फ लाश फेंकने के लिए बोरी का इंतजाम किया था या खून में शामिल था वो? क्या कर रहे हैं साहब आप? हम काहे करने लगे खून? रघु भैया ने तो निकाह के वक्त हमारी काफी मदद की थी, वो काहे करेंगे खून? देख फिरोज, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तूने क्या कहा था? तेरी बीवी के बहुत से यार हैं, तूने नाम भी बताए, लेकिन जब हमने पता किया उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला जिसकी तेरी बीवी के साथ यारी हो। फिर तूने क्या कहा? तेरी बीवी दरगाह जाती थी किसी के साथ। तेरी बीवी जिस दिन से गायब हुई है वो दरगाह गई नहीं। पर साहब। चुप! क्या कहा था तूने? तेरी बीवी के साथ झगड़े होते थे, तलाक तक बात पहुंच गई थी। नहीं, तू अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रहा है। पर साहब अशफाक भाईजान ने ही ये बात हमें बताई थी, एक बार नहीं कई बार, कि उसका एक के साथ नहीं कईयों के साथ चक्कर है। तूने जिस जिसका नाम लिया हमने सबकी कुंडली निकलवाई है, एक भी आदमी उसमें शामिल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं साहब, ऐसी बात भी कोई कबूल करता है क्या? एक बात बता, तूने अपनी बीवी को देखा कभी किसी के साथ? नहीं साहब। फिर? लेकिन अशफाक भैया ने तो देखा, रघु भैया ने तो देखा। अबे तेरे भैया कहेंगे कि तेरा कान कौवा ले गया, तू कौवे के पीछे दौड़ेगा क्या? पाठक चल, इसके प्यारे भैया अशफाक को उठा के लेके आ। ये केस अब इन दोनों पे खत्म होगा। और याद रखना फिरोज, बहुत घिनौना अपराध हुआ है, एक लाश के साथ रेप हुआ है। सजा तो मिलेगी ही, लेकिन उससे पहले चल अशफाक खड़ा हो। अरे साहब, तेरे हजामत हम बनाते हैं। अरे साहब लेके चल। साहब, फरीदा औरत नहीं, आफत थी, आफत। तो उस आफत को तूने रास्ते से हटाया या तूने अपने भाई की मदद की उसे रास्ते से हटाने में? अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, पर यह सच है कि मेरे छोटे भाई की बीवी की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, जरा हम भी तो सुने। फिरोज जब घर से निकल जाता तो फरीदा भी कहीं गायब हो जाती, देर देर तक घर नहीं आती। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, हम सरेआम जलील होने लगे, पानी नाक से ऊपर हो गया था। तब जाके मैंने फिरोज को सच सच बताया। मोहब्बत अपनी जगह, अब वो तेरी बीवी है, नजर रखा कर उस पर। ना जाने क्या क्या किसके साथ करती फिरती है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे ऐसी बातें तो पहले बताना चाहिए था ना, अब क्यों बता रहे हो? बड़ा भाई हूं तुम्हारा, अच्छा ही लगता है ये सब कहना। कब तक कोई खामोश रहे? एक बार समझाने की कोशिश की तो उल्टा मेरे ऊपर पलट पड़ी, भला बुरा कहने लगी। औरत जात पर लगाम रखना सीख, नहीं तो किसी दिन हम सबके चेहरे पर कालिख पोत कर भाग जाएगी। साहब, मैंने फिरोज को कई बार आगाह किया, सब लोगों ने देखा। घर से भागने के बाद बेहयाई से सर उठाकर घूम रही थी। क्या करता साहब, सब कुछ अपने भाई को बताना पड़ा। भाई ने कहा तो सच, बीवी ने कहा तो झूठ। ऐसी बात नहीं है साहब, आपको पता नहीं है, अशफाक भाईजान नहीं रहते तो हम कभी घर वापस नहीं आ सकते थे। तो भाई का कर्जा तूने ऐसे चुकाया, बीवी की जान लेकर। लेकिन एक बात बता फिरोज, लाश के साथ बलात्कार करते हुए तुझे घिन नहीं आई? क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हम इतने गिरे हुए नहीं कि मुर्दे के साथ, और ना ही अशफाक भाईजान इतने गिरे हुए हैं।
जरूर उस फरीदा का कोई ना कोई आशिक रहा होगा जिसने उसके साथ ये सब किया होगा। अरे उस घोड़ी को हम लगाम कस ही नहीं पाए, खून क्या करेंगे। और रही अशफाक भैया की बात, अरे उनके पीछे तो खुद ही दौड़ी थी मारने वो। अरे फिरोज, ये कहाँ है? जब कल रात हम घर पे नहीं थे, कहाँ थी तू? काहे बौखला रहे हो इतना? कव्वाली सुनने गए थे। किसके साथ गई थी कव्वाली सुनने? जैसे अपने घर से भागी थे, हमारे साथ किसी और के साथ भागने का इरादा है क्या तेरा? फिरोज, जबान संभाल के बात कर। आवाज नीची, शौहर है हम तेरे। बहुत कुछ बताया अशफाक भाईजान ने तेरे बारे में। हाँ तो जाके कह दो मैं अशफाक भाई से। हाँ, बीवी हम तुम्हारे, निगाह की है तुम्हारे साथ में। कोई घर में पड़ा हुआ पैजामा नहीं कि 4 दिन वो पहन 4 दिन तुम। अशफाक! अरे बाप रे! अब आपको यकीन नहीं आता तो बबलू से पूछ लीजिए। बबलू ने जो बताना था बता दिया है। अब तो सिर्फ ये बता तूने अपनी बीवी को मारा क्यों? जिसकी कसम खिलानी है खिला लीजिए साहब, हमने खून नहीं किया। अरे ये तो थप्पड़ जरूर मारा है उसको जब गुस्सा मगज पे चढ़ जाता था। अरे भाई को गाली देगी तो गुस्सा नहीं आएगा का? तो तू फरीदा के बारे में अफवाहें फैला रहा था और अपने भाई के मन में शक के बीज बो रहा था। नहीं साहब, मेरा छोटा भाई तो मेरे बेटे जैसा है साहब। नहीं साहब, क्या बे? हम कंचे खेलते हैं और तू हमारा बड़ा भाई है जो हमें घुमाएगा। नहीं साहब, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या घुमाएंगे। लेकिन हम सच बता रहे हैं, आस पड़ोस में तरह तरह की बातें होने लगी तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाता। यहाँ तक तो हमने फिरोज को कई बार समझाया, भाई ठंडे दिमाग से काम ले। इसका मतलब ये हुआ कि फरीदा का खून तूने नहीं तेरे भाई ने किया है। रघु कहाँ छुप के बैठा था? सर इवनिंग कॉलेज के पीछे बगीचे में। ये और राजेश दोनों दोस्त हैं और दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर। अब इनकी हिस्ट्री के नए पन्ने हम लिखेंगे। मिश्रा जी आप प्रस्तावना लिखिए, हम आते हैं। जी सर। लतिका जी समीर को जाने दो। जी सर। पाठक सर, अब इस केस का असली मुजरिम हमारे हाथ में है। अशफाक, फिरोज, राजेश या रघु, या फिर ये चारों। सर ये अखबार रघु की गाड़ी में से निकला है। ये दुनिया का सबसे बकवास अखबार है, इसे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रघु ही पढ़ता है। और खास बात यह है सर, यही अखबार लाश के पास मिला था। बोलो क्यों मारा फरीदा को? साहब हमने नहीं मारा साहब, बोलना रघु। साहब हमने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने में मदद की थी साहब, और कुछ नहीं। अगर तुम दोनों ने फरीदा को नहीं मारा तो किसने मारा है? लाश के साथ रेप किसने किया? What? बोल इन दोनों में से कौन है? अब बोलेगा भी? मैंने मारा फरीदा को। पहले मैं फरीदा और फिरोज के शादी के खिलाफ था। जब मैंने फरीदा को देखा तो देखता ही रह गया। मैंने अब्बू को मना लिया। और तुरंत उन दोनों को घर ले आए। मैंने सोचा फरीदा मेरे इस एहसान का बदला चुकाएगी, मुझे करीब आने देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने पीछे से उसे दबोच लिया। अरे फिरोज, अशफाक! अरे देखो मैं तो आज सबक सिखाती हूँ बराबर से। तेरी तो देती हूँ मैं। तमीज! अरे आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसने लोगों के सामने मुझे खदेड़ खदेड़ कर मारना चाहा। पागल हो गई? अरे रुक! कहाँ जा रहा है भाग के? हाँ? पगला गई? अरे रुक! अरे रुक! पकड़ के मार! रुक! कहाँ जा रहा है?
मैंने रघु और राजेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसे रघु पर बड़ा यकीन था। रघु को उसके पास भेजा। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई। और भाभी जी, आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ बताइए। फिरोज भाई है ना, फिरोज भाई ने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी। तो मैंने ये सोचा कि कहीं आपको बाद में जमीन पसंद ना आए, तो चलो मेरे साथ आपको दिखा देता हूँ। अरे सोचिए मत भाभी जी, चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, खुशी की बात है, इतने का सोचना। आइए भाभी जी, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ हाँ चले। जमीन दिखाने के बहाने टेम्पो में उसे बिठा लाए। आइए भाभी जी। ये देखिए, ये जमीन खरीदी है इतना बढ़िया सा। ये जमीन खरीद रहे हैं फिरोज? हाँ भाई। यहाँ कौन आएगा? हम बताते हैं। अशफाक? यहाँ से थोड़ी दूर पर है वो जमीन जो तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। रघु भाई, ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्या कर रुक फरीदा, रुक। रुक, रुक, रुक। इतने ताने सुने थे नौटे होने के, दिमाग सुलग उठता था। सामने तो लाश पड़ी थी साहब, लेकिन दिमाग में जीती जागती फरीदा। शर्म आती है तुम जैसे आदमी को सामने देखकर। ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा तुम्हारे खिलाफ कि जमानत को भी तरस जाओगे। रघु, राजेश और अशफाक पुलिस की हिरासत में हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन अदालत की कार्रवाई शुरू होनी अभी बाकी है। इस केस से कुछ सवाल मन में खड़े होते हैं। अगर कोई मर्द या औरत बेहद खूबसूरत है और आप उसे चाहते हैं पर हासिल नहीं कर सकते, तो क्या ये वाकई आपकी हार है? क्या हमें किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करना चाहिए? और खूबसूरती कोई बाजार में उपलब्ध वस्तु नहीं है जिसे हम जब चाहे खरीद लें, और अगर खरीद ना सके तो फिर उसे लूट लें। फरीदा के प्रति अशफाक की लालसा ही इस जुर्म की जड़ थी, जिसने ना सिर्फ एक घिनौने जुर्म को जन्म दिया, बल्कि अशफाक ने अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी भी तहस नहस करके रख दी। ऐसी भावना, ऐसे विचार जिस दिन भी मन में जागे, उन्हें फौरन मन में ही मसल देना चाहिए, क्योंकि जुर्म पहले मन में पैदा होता है और फिर हकीकत में। मन की इस मैल पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।